Okay. Yes. Now we are live, and we will just wait for a few viewers to join us. तो मैम अभी जब से लॉकडाउन लिफ्ट हुआ है, तो मतलब क्या चेंजेस आपने वो इन्फ्लक्स फॉरेन से आया है या अभी भी लोग हेजिटेट कर रहे हैं बट सेंटर्स में आने में? दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू आस्क। नहीं रहता एक्चुअली हमारा तो हॉस्पिटल क्योंकि टर्शरी केयर हॉस्पिटल है तो हाँ, हमारे पास तो फ्लो रुका ही नहीं था बिकॉज आईपीडी में जो बिल्कुल हमारे भी नहीं एडमिटेड होता था। पेशेंट्स थे नहीं हमारे पास ज्यादा केस लोड जो है वो एडमिटेड पेशेंट्स का होता है और कोविड में क्योंकि स्वॉलिंग असेसमेंट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था तो हमारे जितने भी पेशेंट्स आ रहे थे कोविड के साथ उसमें हम उनको स्वॉलिंग इवेल्युएशन प्रोवाइड कर रहे थे फिर क्योंकि वो पेशेंट जो कि वेंटिलेटर्स पे थे उसके बाद उनको कुछ वॉइस इश्यूज आ रहे थे तो उसके लिए भी हमारे स्पीच पैथोलॉजिस्ट तो हम लोगों का तो किसी भी दिन भी ऑफ नहीं हुआ एज फार एज ओपीडी इज कंसर्न तो वी स्टार्टेड हाँ विद द जी। टेलीथेरेपीज तो वो ऑलमोस्ट जो अच्छा। वर्क फ्लो था वो सेम रहा वो मैम आई वुड इस पे मैं ये भी आपसे पूछूंगी, आई डोंट थिंक सेम रहा होगा, आई वुड एज्यूम कि बढ़ गया होगा वर्कलोड इन सारी डिफरेंट चीजों की वजह से। असल में वो यही होता है कि जब आप इन्फेक्शन प्रिकॉशंस कर रहे होते हो या वो उस तरीके से एसओपीज फॉलो कर रहे होते हो तो ड्यूरेशन बढ़ जाता है एक पेशेंट के पास जाने से पहले सारी प्रिकॉशंस लेना फिर उसके बाद जो जी। है वो उसको दोबारा से जब अटेंड कर लिया उसके बाद फिर वो तमाम एसओपीज फॉलो करना तो उसमें बेसिकली ये हो रहा था कि कुछ जो हम मैनेजमेंट में लोग थे उनके लिए काम बढ़ गया कि वो सारी चीजें डिफाइन करें जो हम्म। अटेंड कर रहे थे थेरेपिस्ट उनके लिए उस चीज को फॉलो करने का थोड़ा सा जो है वो काम बढ़ गया तो ओवरऑल सॉर्ट ऑफ जो है हमारे ये जो पिछले मंथ्स रहे हैं वो काफी हेक्टिक रहे हैं आई एज कैन कम्पेयर टू इमेजिन। नॉर्मल रूटीन हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, सो मैं क्या हम बातें कर रहे हैं, सो वी डू हैव अ फ्यू व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इफ यू could please mention in the comments that both of our audio and video is clear so that we may begin. Thank you. So I'm assuming from the amount of likes we have assumed that we are clear. I think yeah, we are ready to go. Okay. Assalamu alaikum. This is Rida Zaina from Creative Kingdom House, and joining me today is Madam Faiza Badr. I'm sure most of you are familiar with her, and we are so honored that she has joined us today. She's a manager at the Rehabilitation Department at Shifa International Hospital, and she's also a PhD scholar. Today, the topic of our discussion is spoken language disorders. So, first of all, let's welcome ma'am. Thank you so much for joining us today. थैंक यू रिदा फॉर हैविंग मी It's a pleasure to have you. Ma'am, थोड़ा सा हमारे viewers के लिए, if you could tell us a bit about yourself and how you came into this field. Rita, I actually did my master's in clinical psychology back in 2003. And when I completed my master's in psychology, I felt कि जी फील्ड जो साइकोलॉजी की है वो काफी सेचुरेटेड थी उस टाइम पे और उस Hmm. टाइम पे एचजीसी काफी ज्यादा जो है वो पीएचडीज भी फंड कर रहा था और काफी ज्यादा फॉरेन स्कॉलर्स का इन्फ्लक्स था उस टाइम पे स्पेशली साइकोलॉजी की फील्ड में तो एट दैट टाइम आई फेल्ट कि नहीं थोड़ा सा कोई चीज जो इससे रेलिवेंट हो लेकिन थोड़ा हट के हो So I came to know about this diploma in speech and language therapy जो कि NIRM में ऑफर किया जा रहा था उस टाइम पे उसका नाम NIHD था so I did Okay. that diploma and immediately after completing that diploma I joined Shifa International Hospital और Shifa International Hospital में मैं पिछले 14 साल से काम कर रही हूँ और माशाल्लाह। फिर मैंने अपना एमफिल जो है वो रिफा से किया था 2013 में कंप्लीट किया और अब रिसेंटली जो है वो पीएचडी ज्वाइन किया है Mashallah, that's amazing. So 14 years is, it's a long time to work in an organization. So एग्जैक्टली I suppose my next question is what would you like अपने इस experience के लिए what words would you use to describe it, and what changes have you seen throughout the years? डेफिनेटली एक तो जो चेंज है वो मैं अपने अंदर ये फील करती हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था उससे लेके अभी तक डेफिनेटली एक तो ओवरऑल प्रोफेशन बहुत मिच्योर हुआ है बहुत Mhm. सारी क्योंकि अब हमारी डिग्री जिस तरीके से एनहांस हुई बहुत सारे हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी नॉलेज से बहुत ज्यादा फायदा हुआ और इस तरीके से ओवरऑल हर एक की ग्रूमिंग हुई तो जब से एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का ट्रेंड आया डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा जब से क्लियर गाइडलाइंस आना शुरू हुई स्टैंडर्ड्स आना शुरू हुए हर चीज के तो डेफिनेटली वो तमाम जो रेफरेंसेस थे वो बहुत हेल्पफुल थे सेकेंडली ये Hmm. कि फॉर्चुनेटली आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने जो है वो मुझे बहुत ज्यादा एक आप ये कह सकते हो कि लिबर्टी दी टू डेवलप दिस फील्ड
इन द वे कि उन्होंने हमें हर तरीके के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए और कंप्लीटली उस चीज को हमारे ऊपर रखा कि जी एज ए प्रोफेशनल हम उस चीज को किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से उसको कैरी आउट करते हैं। तो उसमें काफी ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ पे। डेफिनेटली आई ओ अ लॉट टू माय ऑर्गेनाइजेशन कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने स्टार्ट किया था स्पीच थेरेपी, तो आई रिमेम्बर कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पेशेंट्स थे वो बहुत लिमिटेड थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यूनेटल आईसीयूज में डिस्पेजिया की असेसमेंट्स, क्रिटिकल केयर यूनिट्स में डिस्पेजिया की असेसमेंट्स हैं, जिस तरीके से असेसमेंट टूल्स हैं, आउटकम मेजर्स हैं, ये तमाम चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई और ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई मस्ट से कि जी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव हुई हैं। नॉट ओनली इन माय ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल स्पीच थेरेपी की जो फील्ड है, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस आई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पॉजिटिव चेंजेस आई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ क्या कहते हैं माशाल्लाह से अवेयरनेस में भी चेंजेस आई हैं और जो आप कह रही हैं क्वालिटी ऑफ जो सर्विसेज हैं वो भी काफी इम्प्रूव हुई हैं, सो दैट्स अमेजिंग। नो डाउट, बिकॉज मुझे याद है कि जब इनिशियली हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो जब हमारे पास पेशेंट्स आते थे तो बहुत ज्यादा उनकी ये डिमांड होती थी कि जी प्रिस्क्रिप्शन लिख दें, दवा लिख दें। आपने आधा घंटा पेशेंट को जो है वो स्टैमरिंग के बारे में बताया, उसको सारा काउंसिल किया और इन द एंड पेशेंट जब पूछता है कि जी कोई दवा, कोई ताकत की दवा लिख दें, तो वो बड़ा समटाइम्स बड़ा डिमोटिवेटिंग भी होता था कि शायद आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी है कि लोग नहीं कन्विंस हो पा रहे कि ये। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली बहुत चेंजेस आई हैं, लोगों की अवेयरनेस लेवल काफी बेहतर हो गया है और डेफिनेटली उसमें कुछ रोल जो है वो इंटरनेट का भी है। और आप लोग जिस तरीके की ये प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि आजकल ये जो ड्यूरिंग कोविड ये सब आप लोगों ने स्टार्ट किया है, एंड आई एम डेफिनेटली, मैं ज़ैनब इजाज को भी बड़ा अप्रिशिएट करूंगी बिकॉज वो बड़ी कंसिस्टेंटली जो है वो इस चीज को लेके चलती हैं और काफी अरसे से उनके साथ मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी इस प्रोग्राम को लेके। तो ये अच्छी चीज है कि हम जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस क्रिएट करें कि जो प्रॉब्लम बच्चों में आ रहा है उसकी ट्रीटमेंट के लिए उन्हें बेसिकली अप्रोच किसको करना है। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाते हो पेशेंट को, तो डॉक्टर्स अपनी नॉलेज के मुताबिक डेफिनेटली उनको गाइड करते हैं, लेकिन समहाउ पाकिस्तान में हमारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे डॉक्टर्स को ये नॉलेज नहीं है कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का क्या रोल है इस पूरे सिनेरियो को लेके, या क्या किस तरीके से रेफर किया जाए, कहाँ पर रेफर किया जाए। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि आप लोगों के प्लेटफॉर्म से काफी बेहतर हो जाएंगी। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ क्योंकि अभी हमने अवेयरनेस की बात की, तो हम अगर अपने टॉपिक की तरफ भी आए, स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, तो आई सपोज वी कैन स्टार्ट विद व्हाट एग्जैक्टली आर स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है ना वो एक, आप ये कह लो कि एक बहुत वास्ट टर्म है, ठीक है। इसको ओरल डिसऑर्डर्स भी ओरल स्पोकन डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड डिफिकल्टीज आ सकती हैं, या लैंग्वेज के जो कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर उसकी फॉर्म है, जिस तरह फोनोलॉजी है, तलफ्फुज जिसे हम कहते हैं, ग्रामर का इस्तेमाल है, जुमला बनाना, किस जुमले का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लैंग्वेज के फंक्शन से रिलेटेड यानी कि सिमेंटिक्स जिसे हम कहते हैं कि एक वर्ड जो बच्चा इस्तेमाल कर रहा है उसका क्या मानी है, उसके क्या मीनिंग्स हैं, किस तरीके से यूज करना है, या यूज ऑफ लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं कि प्रेगमेटिक्स कहते हैं, सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या जो है वो एक्सप्रेस कर रही है, उसका एक्सप्रेशन में क्या रोल है, टर्न टेकिंग क्या होती है, आपने किस तरीके से सोशल रिलेशन स्टेब्लिश करने हैं, मेंटेन करने हैं, ये तमाम चीजें आ जाती हैं। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसमें बच्चे को लैंग्वेज एक्वायर करने में डिफिकल्टी आ रही है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सप्रेशन रिलेटेड हो, ये तमाम चीजें जो हैं वो स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर के डोमेन में आती हैं। ठीक है, तो फिर अब हम कॉजेज एंड सिम्टम्स पे आ जाते हैं, क्योंकि ये आपने कहा काफी ब्रॉड है, तो इसमें भी और एज ब्रैकेट भी है कोई डायग्नोसिस की? देखो उसमें ये होता है रहता कि समटाइम्स ये होती है कि जब माइल्ड स्पोकन डिफिकल्टीज होती हैं तो वो उस वक्त आके एग्जिबिट होना शुरू होती हैं जब बच्चा रीडिंग और राइटिंग की स्टेज पे आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि जब भी स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा, एक बच्चा जिसको कॉम्प्रिहेंड करने में डिफिकल्टी है या एक्सप्रेशन में किसी स्टेज पे डिफिकल्टी है, उसकी राइटिंग और रीडिंग दोनों चीजें अफेक्ट होंगी, बिकॉज वो भी एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन है, एक मोड ऑफ अंडरस्टैंड कॉम्प्रिहेंशन है जब आप रीड कर रहे हो, राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये चीज समटाइम्स लेट, जिस तरीके से जैसे जैसे बच्चा जो है वो हायर ग्रेड्स में जाता है,
जब डिमांड जो है वो बढ़ती है तब जाके भी जो है वो डायग्नोज होना शुरू होती है कि बच्चा प्रेजेंट तो होता है कि जी बच्चे को राइटिंग में डिफिकल्टी आ रही है, प्रेजेंट होता है कि फैमिली कह रही है जी रीडिंग नहीं करता, फोकस नहीं कर रहा, अटेंड नहीं करता, लेकिन जब आप डिटेल्ड असेसमेंट करो तो आपको पता चलता है कि जो लैंग्वेज का कोई पैरामीटर है जो कि अफेक्टेड है, जिसकी वजह से बच्चे को जो है वो इस चीज में डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है मैम, अभी आपने क्योंकि कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग और राइटिंग तीनों पैरामीटर्स की बात की है, तो कमेंट्स में भी वी हैव अ क्वेश्चन, उनमें इज आस्किंग इज इट डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया नहीं कह सकते, स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर की और डिसलेक्सिया में डिफरेंस है। स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर में जिस तरह हमने कहा कि जी बच्चे को जो है वो प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी हो सकती है कि एज अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन नहीं एक्वायर की, बच्चे को जो है वो बेसिकली वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी हो सकती है कि एक बच्चा जो है वो बात कर रहा है तो बहुत ही लिमिटेड किस्म की विकैबुलरी यूज कर रहा है या बहुत ही कोई जनरलाइज सी टर्म है जो कि वो यूज कर रहा है। अगर फर्ज करें कि उसने एक टर्म सीख ली, वेरी गुड, तो अगर आप उससे पूछ रहे हैं कि खाना कैसा है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि टेस्टी है, स्पाइसी है या कोई इस तरह की टर्म इस्तेमाल करने की, इट विल बी लाइक वेरी गुड। हर चीज, टीवी प्रोग्राम कैसा है, वेरी गुड, ड्रेस कैसा है, वेरी गुड। तो एक जनरलाइज टर्म है जो कि बच्चा कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहा है, तो आप कह लो कि वेराइटी नहीं है लेक्सिकॉन में या जो उसकी वर्ड विकैबुलरी है उसके अंदर कोई इतनी ज्यादा वेराइटी नहीं है। तो जो स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर बच्चे को लैंग्वेज के किसी भी कंपोनेंट से, जिस तरह से जुमला बनाने में डिफिकल्टी आ रही है, सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज में डिफिकल्टी आ रही है, डिसलेक्सिया जो है वो ज्यादा रेफर करता है रीडिंग एंड राइटिंग डिफिकल्टीज को। ठीक है, ये जो अभी आपने कहा कि वोकैबुलरी नहीं है सही तरह, आई जस्ट रिमेम्बर कि आई वाज आल्सो सीइंग कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बच्चे ने ये सीख लिए कि वो हाउ आर यू का जवाब आई एम फाइन, तो अब वो आप उससे जब भी पूछो हाउ आर यू, तो आगे से अगर आपको रिस्पांस मिल रहा है आई एम फाइन, तो डज दिस लाइक आल्सो काउंट इन द स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर जो आप समझा रही हैं? देखो अब यहाँ पे यही चीज हमें समझने की जरूरत है कि एकोलेलिया में और लैक ऑफ विकैबुलरी में क्या डिफरेंस होगा। एकोलेलिया तो ये है कि मीनिंगलेस, बस पैरेट लाइक रेपिटेशंस हैं कि अगर आपने पूछा है हाउ आर यू तो आई एम फाइन, एंड व्हाट इज योर नेम, आई एम फाइन, तो इसका तो मतलब ये है कि बच्चा जो है वो एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर जो है स्टक हो गया और वो हर चीज के जवाब में वही चीज कह रहा है। इमीडिएट एकोलेलिया, जब आपने पूछा कि जी आई एम फाइन, आर यू फाइन, तो उसने उसमें से कह दिया कि जी फाइन, एक चीज उसमें से वर्ड लिया और उसी वक्त उसको पैरेट लाइक रिपीट कर दिया, या एक वर्ड ले लिया और उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उसने डिलेड एको ले लिया, जिसे हम कहते हैं कि एक वर्ड पिक कर लिया और उसको लेटर स्टेज पे भी कर दिया। लिमिटेड विकैबुलरी में बच्चा क्वेश्चन को तो अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन उसके अंदर बताने के बजाय इसके कि वो ये कहे कि आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे, आई एम एक्साइटेड या आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसकी जगह उसने बस एक वर्ड फाइन, बेशक उसके एक्सप्रेशन से आपको लग रहा है कि इज नॉट फाइन, बट उसने फाइन एक वर्ड कह के और वहां से जो है जान छुड़ा ली, या इस तरीके से जिस तरह हमने अभी बात की थी कि वेरी गुड का एक वर्ड सीख लिया तो हर चीज जो है वो वेरी गुड के अंदर चली गई। तो यहाँ पे ये एग्जिबिट हो रहा है कि उसके पास लिमिटेड विकैबुलरी चॉइसेस हैं। ठीक है, ये मतलब जहां पे उसने एक्सप्रेस किया वहां पे उसके पास लिमिटेड विकैबुलरी चॉइसेस हैं। लेकिन एकोलेलिया में ये होता है कि पैरेट लाइक रेपिटेशन है कि आपने कुछ भी पूछा उसने एज इट इज वही चीज रिपीट कर दी, एज इट इज वही चीज रिपीट कर दी। या डिलेड में ये होता है कि आपने एक चीज टीवी एड में से कोई एक चीज पिक कर ली और लेटर आप कोई भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहां पे एग्जैक्ट वही चीज जो है वो दोबारा से रिपीट कर आपने रिपीट करना शुरू कर दिया। ठीक है मैम। Okay, so my next question is, okay, what is the difference between spoken language disorders and specific language impairment? स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट में, बल्कि ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, इससे हम जो है अभी जो हम बात कर रहे थे सिम्टम्स की और कॉजेस की, इसके बारे में ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट में जब हम बच्चे की असेसमेंट करते हैं कि उसको लैंग्वेज एक्विजिशन में डिफिकल्टी आ रही है या स्पोकन लैंग्वेज में डिफिकल्टी आ रही है, तो हमें ये पता चलता है कि जी कोई नोन कॉज नहीं है। स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट में बच्चे को जो कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी आ रही होती है उसके पीछे कोई नोन कॉज नहीं होता। हेयरिंग भी ठीक है, एज अप्रोप्रिएट इंटेलिजेंस है, कोई साइंस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं मिल रहे, एडीएचडी नहीं है, कोई इस तरह की डिफिकल्टी जिसे आप नोन एक लेबल कर सको मौजूद नहीं होता जब हम स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट की बात करते हैं। वेयर एज जब हम स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात करते हैं तो स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर के पीछे मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। Spoken language disorder can be because of the hearing impairment. Spoken language disorder can be because of autism spectrum disorder. Spoken language disorder can be because of the intellectual कोई challenges अगर एक बच्चे को आ रहे हैं उसकी वजह से ये problem हो सकती है। तो there can be multiple cause behind spoken language disorder. ठीक है। मेरा दिल कह रहा था मैं पूछूं कि what do you then do about the specific language impairment if there's no
known cause about it, but I suppose that would make us go off topic. So नहीं, then मेरा ख्याल है बहुत ये भी अच्छा, अगर आपके ज़हन में आया है तो आई एम श्योर कि जो लोग सुन रहे होंगे उनके ज़हन में भी आया होगा। देखिए स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट के अंदर जब वही वाली बात है कि जब हमारे पास कोई नोन कॉज़ नहीं है तो डेफिनिटली इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग टू ट्रीट इट। बट द हाँ थिंग जी, इज़ कि एक साइड से अगर हम उसका एक और पर्सपेक्टिव देखें तो वो ये है कि क्योंकि हियरिंग इंटैक्ट है, क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कोई साइन एंड सिम्पटम नहीं है, तो अगर इन बच्चों के साथ प्रॉपर स्पीच एंड लैंग्वेज के साथ काम किया जाए, तो रिसर्च यही कहती है कि प्री स्कूलर्स में अगर स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट की जो हमारे पास, क्योंकि पाकिस्तान का तो ऐसा हमारे पास डेटा नहीं है, अगर हम इंटरनेशनल डेटा देखते हैं तो प्री जी, स्कूलर्स में अगर 10 से 15% बच्चों को स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है, तो बाय द टाइम वो स्कूल ज्वाइन करते हैं तो उसकी जो रेशियो है वो 1% पे आ जाती है। मतलब इतना ड्रास्टिक ड्रॉप आता है, मतलब इतनी इंप्रूवमेंट आती है, क्विक इंप्रूवमेंट आती है, बिकॉज कोई नोन कॉज तो है नहीं जो कि हिंड्रेंस कॉज कर yeah, रहा हो। प्रोबेबली इन्वायरमेंटल कॉजेस को इस टाइम पे जो लेटेस्ट रिसर्चेस आई हैं उसमें कुछ जो रिसर्चेस हैं वो ये इंडिकेट करती हैं कि प्रोबेबली इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसके अंदर डेफिनेटली एक आपका एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, जिसपे अभी रिसर्चेस की जा रही हैं कि क्या स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट जब हमारे पास कोई नोन कॉज नहीं आ रहा तो क्या उसकी वजह ये है कि बच्चे को एनवायरमेंट इतना रिच नहीं मिला कि वो बात करे, और जब वो स्कूल में जाता है और वहां पे एक रिच एनवायरमेंट उसको मिलता है तो वो लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है। तो उसके अंदर डेफिनेटली नोन कॉज तो नहीं है, लेकिन फिर उसमें इंप्रूवमेंट भी इसीलिए जो है वो काफी अच्छी आ आ जाती है। जाती तो है। बाय द टाइम एक बच्चा स्कूल जाता है तो बहुत कम रेशियो रह जाती है उन बच्चों की जिनको स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट हो। वेराज जब हम स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर जो नोन कॉज होता है वो कितना रिवर्टेबल है या नहीं है, उसमें जब हम उसको कोई कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है, उन चीजों के ऊपर जो है वो फिर मोर जो प्रोग्नोसिस है वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है मैम, इसी से सॉर्ट ऑफ आई थिंक मेरा क्वेश्चन एक लिंक करता है कि अक्सर फिर some parents are hesitant to send their kids to school in the sense के they feel कि नहीं अभी क्योंकि ये बोलता भी नहीं है तो ये किस तरह से सेटल इन होगा, तो आई थिंक इसके लिए भी बहुत जल्दी है तो थोड़ा सा डिले कर देते हैं स्कूल भेजना। तो वो अगर आप डिले कर रहे हैं स्कूल भेजना, तो wouldn't that like sort of have a negative effect on the child? बिल्कुल, देखिए उसके अंदर वही बात है कि ये डिसीजन लेना कि जी हमने बच्चे को अब इस स्टेज पे स्कूल भेज देना है या नहीं भेज देना, इट्स बेटर कि एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट बच्चे की असेसमेंट के बाद ये डिसीजन ले। अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है और जी, वो आप मतलब अगर उस स्टेज पे आप बच्चे को ये कहते हैं कि जी स्कूल दाखिल करा दें और बच्चा ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो स्कूल में एडजस्ट ना करे और वो जो स्कूल से एक नेगेटिव फीडबैक आना शुरू हो या खुदा ना खास्ता उसको स्कूल से जो है वो उसको एक्सपेल करें या टर्मिनेट करें किसी वजह से, या खुदा ना खास्ता वो किसी बच्चे के साथ अपने आप को उसको हार्म पहुंचे या किसी बच्चे को हार्म पहुंचे, तो हर केस में जिसमें स्पीच एंड लैंग्वेज डिले आ रहा है स्कूल भेज देना इज नॉट द सोल्यूशन। या अगर बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो बहुत सिग्निफिकेंट है तो देखें स्कूल के अंदर टीचर ने एक सर्टन करिकुलम को लेके चलना है। स्कूल के बिल्कुल, अंदर टीचर ने एक सारे जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद हैं उनको लेके चलना है और उनको वो तमाम चीजें कवर करानी है। तो टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो स्पेसिफिकली उस बच्चे को वो अटेंशन दे जिससे उसका वो स्पीच एंड लैंग्वेज का डेफिसिट जो है वो खत्म हो जाए या उसके ऊपर ओवरकम किया जा सके या उसमें इंप्रूवमेंट आ सके। तो हर केस में स्कूल भिजवा देना इज नॉट द सोल्यूशन। लेकिन अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम ही सोशलाइजेशन में आ रही हाँ है, जी, एक बच्चे को प्रॉब्लम जनरलाइजेशन के अंदर आ रही है, उस तरह के केसेस को अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक क्यूबिकल में थेरेपी रूम में सेटल करने की कोशिश करें तो दैट इज अगेन नॉट अ गुड अप्रोच। तो वहां पे जरूरी है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहां बच्चे को इंटरमिंगल करने का मौका मिले, जहाँ पे बच्चे को जो है वो अपने एज ग्रुप के साथ जो है वो उठने बैठने का मौका मिले, थोड़ा सा उसका स्क्रीन टाइम रिड्यूस किया जा सके। तो ये डिसीजन जो है इट्स बेटर कि ये चीज स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आफ्टर थॉरो असेसमेंट ये डिसाइड करे कि एट दिस स्टेज विद दिस प्रॉब्लम स्कूल जाना कितना बेनिफिशियल होगा। एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी आ जाता है कि बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट और अवेलेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो पेरेंट्स के लिए दो चीजें साथ लेके चलना डिफिकल्ट हो जाता है। वो फिर कहते हैं कि स्कूल जा रहे हैं तो हम थेरेपी नहीं करा सकते, या जब थेरेपी के लिए ला रहे होते हैं तो वो ये समझते हैं कि जी स्कूल लेके जाना डिफिकल्ट है। तो उस सिचुएशन में बेहतर होता है कि आप ऐसे सेटअप्स चूज करें जहां पे जिस तरह स्कूल्स के अंदर स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल है।
तो अब ये ट्रेंड आ गया इस्लामाबाद में, पहले नहीं जी था, लेकिन इट्स अ वेरी गुड चेंज और एक बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है इस चीज का इफेक्ट आएगा कि ऐसे जो हमारे अब इस वक्त जो हमारे प्राइमरी सेंटर्स हैं जहाँ पे हम जो नॉर्मल स्कूलिंग के साथ साथ स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, तो वहां पे आप इन दोनों चीजों को लेके चल सकते हो साथ साथ, स्पेशली कम्यूट करने का जहां प्रॉब्लम आ जाता है, हाँ जी ट्रांसपोर्टेशन का लोगों को डिफिकल्टी आ जाती है, तो उन लोगों के लिए ये सेटअप्स जो हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आई एम गोना टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम द कमेंट्स एंड देन वी प्रोसीड विद द टॉपिक। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा काफी जनरलाइज्ड है, व्हाई रिग्रेशन इन स्पीच। देखिए रिग्रेशन इन स्पीच जो है, मैंने कहा आई एम अज्यूमिंग कि ऑब्वियसली इसके काफी पैरामीटर्स होते होंगे, आप एक वन रीजन ही दे सकते होंगे। रिग्रेशन ऑफ स्पीच में बच्चे वही है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट एक चीज है वो डेफिनेटली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ठीक है। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक डायग्नोस्टिक फीचर है रिग्रेशन ऑफ स्पीच, कि एक बच्चा जो है वो नॉर्मल एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो है वो यूज कर रहा है या एक्वायर कर रहा है, और उसके बाद उसने ऑल ऑफ द सडन जो है वो बाय द एज ऑफ 18 मंथ्स यूजली होता है कि उसके अंदर आके उसने जो है वो स्पीच जो है वो यूज करना छोड़ दी। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरी बात ये है कि देखें, लैंग्वेज या कम्युनिकेशन ऐसी चीज है जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती है। अगर हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे को बोलने की जरूरत ही नहीं महसूस होती, बच्चे ने कहा कि आपने वो चीज उठाई उसको दे दी, फिर उसने हाँ कहा जी इशारा किया आपने उसको वो चीज दे दी, या आप जो गेस्ट वर्क से हम काम लेते हैं कि बच्चे ने कहा मामा, तो आपने आगे से 6 वर्ड्स बोल दिए, टॉफी चाहिए, उसने कहा नहीं, मतलब सर से अगर उसने कहा चिप्स हाँ चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आप उसको इतनी चॉइसेस दे देते हैं या आप उसके लिए चीज को इतना आसान कर देते हैं या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे को बोलने की जरूरत ही नहीं महसूस होती, तो उस केस में हम रिग्रेशन नहीं, लेकिन ये कि बच्चा जब एक वर्ड को यूज नहीं करेगा, अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें, आज आपके साथ में कन्वर्सेशन कर रही हूँ, आपको एक नोवेल वर्ड इस्तेमाल करती हैं इंग्लिश का जो मेरी वेकेबलरी में नहीं है, लेकिन आज मैंने आपसे सुना, मैंने उसको समझ लिया, लेकिन उसके बाद मैंने यूज नहीं किया, तो डेफिनेटली मैं उस चीज को भूल जाऊंगी। तो मसला ये नहीं है कि रिग्रेशन है, समटाइम्स ये भी होता है कि बच्चे ने एक चीज एक्वायर की लेकिन उसके बाद वो उसको यूज इसलिए नहीं कर रहा कि आपने उसको रिपीट नहीं किया या उसको उस चीज को यूज करने का मौका नहीं मिला, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो मेमोरी है उसमें से डिमिनिश हो गई वो चीज। तो इस वजह से ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अगर प्योर फुल फ्लेज रिग्रेशन आ गई कि एक बच्चे ने बात करते करते बिल्कुल बात करना छोड़ दी है, तो फिर आई थिंक इट इज बेटर टू टेक अ प्रोफेशनल ओपिनियन, बिकॉज ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक डायग्नोस्टिक फीचर है। ठीक है, ओके। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दीज कमेंट्स, क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। सो या so बेटर के far क्वेश्चन साथ साथ अटेंड exactly, करना है। definitely. Umme, thank you for your question, and Umme Masood, thank you for your question. Tabish Iqbal is asking, if a child has huge vocabulary but cannot differentiate between past and present sentences or continuous term sentences, is it also in spoken language disorder? आगे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है, मैंने काम कर लिया और मैं काम कर रहा हूँ, both sentences said as I do work. ठीक है ताबिश, जिस तरह हमने शुरू में जिक्र किया था कि मॉर्फोलॉजी यानी कि ग्रामर जिसे हम कहते हैं, ग्रामर का यूज, अगर एक बच्चे का ग्रामर का यूज अप्रोप्रिएट नहीं है तो डेफिनेटली ये स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर के डोमेन में आता है। लेकिन जब हम बच्चे की असेसमेंट कर रहे होते हैं स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर में, तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो एज अप्रोप्रिएटनेस है, कि एज अप्रोप्रिएट नॉर्म। अब आपने जो एक बच्चे का जिक्र किया है और एग्जाम्पल भी दिया, अब हमें ये आइडिया नहीं कि इस बच्चे की एज क्या है। अगर इस मतलब हमें एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगी, स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि मैडम एक तरफ हम कहते हैं कि दो लोगों को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ हम जो है वो जब भी हर बच्चे को असेस करते हैं तो एज के अकॉर्डिंगली करते हैं, तो वो हाँ भी तो जी कंपैरिजन है। तो इसके अंदर हमें ये चीज समझना है कि जिस तरह अभी ये क्वेश्चन भी आया और एग्जाम्पल भी, कि एज ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, मतलब ये नहीं है कि एक 3 साल का बच्चा 6 लफ्ज बोल रहा है तो दूसरे 3 साल के बच्चे को 6 लफ्ज बोलने हैं, लेकिन एक ब्रैकेट दिया हुआ है कि जी फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि जी 18 महीने के ऊपर एक बच्चा जो है 12 से 18 महीने के दरमियान कम से कम 20 वर्ड्स बोलने लगता है, तो इट्स अ एज ब्रैकेट। एक बच्चा 12 महीने पे 20 बोल रहा होगा, एक बच्चा 16 पे 20 बोल रहा होगा, एक बच्चा 18 पे 20 बोल रहा होगा, या 18 के ऊपर जाके वो 10 लफ्ज बोलना शुरू करेगा। तो एज ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। इसी तरह ग्रामर की जो एक्विजिशन है, जिस तरीके से आपने ये कहा कि टेंस यूज करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो इट रियली डिपेंड्स। एक तो ये कि बाइलिंगुअल तो नहीं है बच्चा,
या घर में 2-3 लैंग्वेजेस तो नहीं यूज की जा रही, उसके अंदर समटाइम्स बच्चे को ग्रामर एक्विजिशन के अंदर डिफिकल्टी आ जाती है कि आप उससे उर्दू में बात कर रहे हैं, आप लोग आपस में उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे से आप इंसिस्ट करते हैं कि वो इंग्लिश में बात करे। अब इंग्लिश में उसकी वो प्रोफिशिएंसी नहीं डेवलप हुई भी, तो हो सकता है कि उसने सीखा है कि आई डू वर्क, तो वो दोनों जगहों पे वही चीज यूज कर लेता है, उसके पास विकेबलरी तो है, बट ग्रामर का यूज जो है वो इटसेल्फ एक अलग स्किल है, जो कि बच्चे जो हैं वो विद पैसेज ऑफ टाइम सीखते हैं, और उसके अंदर डेफिनेटली एकेडमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जब जनरल कन्वर्सेशन घर पे हो रही है हम उसके साथ, आप उसके केस में मैं आपको यही रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप उसके साथ थोड़ी सी पिक्चर डिस्क्रिप्शन एक्टिविटीज करें, जिसके अंदर आप इस तरीके की उसको टेंसेस वगैरह सिखा सकते हैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन के थ्रू, क्या हो रहा था, पिछले पेज पे क्या था, नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, इस तरीके से आप उनको पिक्चर डिस्क्रिप्शन के दौरान स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज के थ्रू टेंसेस के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेटली स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर के डोमेन में आएगा अगर एज अप्रोप्रिएट है, मतलब हम 2 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टेंस ठीक बोलेगा, इवन 3 साल की उम्र तक भी ये चीज जो है वो पॉलिश नहीं हुई भी होती है। ठीक है मैम, अभी जब आप ये क्वेश्चन आंसर कर रही थी तो आपने वो बाइलिंगुअलिज्म की बात की। आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि जब हम ये लैंग्वेज एक्विजिशन की बात होती है तो इज इट बेटर कि आप घर में सिर्फ एक लैंग्वेज बोलें तो, और फिर मतलब उसको परफेक्ट करें, उसके बाद आप दूसरी लैंग्वेज की लर्निंग स्टार्ट करें, या इट्स ओके कि जी दोनों लैंग्वेजेस को साथ साथ ही लेके चला जाए? रिता, पहले ये था एक मतलब अब तो ये ऑब्सलीट हो गया कॉन्सेप्ट, पहले हम ये कहते थे कि जी आप बच्चे के साथ एक लैंग्वेज यूज करें, लेकिन हाँ अब जी। जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज की एक्विजिशन में हेल्पफुल होती है, ठीक है, लेकिन बात ये है कि लैंग्वेज जिस तरह हमने कहा कि एक बहुत ब्रॉड टर्म है, अब जिस तरह हम फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी चाबी, हमने बच्चे को तो की सिखा दिया कि ये की है, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं तो हमने कहा कि अम्मी चाबी दे दें, या आपने हाँ जी। चाबी फेंकी, कहा ये चाबी उधर रख दो, तो बच्चे के लिए अगर वो फर्ज करें हम उसको सिर्फ और सिर्फ की सिखाना चाह रहे हैं, तो बच्चे के लिए वो चीज जनरलाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप घर में जिस तरीके, लेकिन अगर फर्ज करें कि हम उसको इंसिस्ट नहीं करते, लेकिन वो दोनों लैंग्वेजेस को एक्सपोज्ड है, तो ऑटोमेटिकली हम कैसे सीखते हैं, वो देखता है कि चाबी है जो फादर ने फेंकी है और साथ में वर्ड चाबी बोला है, तो वो एक्वायर करेगा ये चीज, वो इस चीज को सीखेगा कि हाँ जी ये चाबी भी इसको कहते हैं, और जब आप उसको कलरिंग करा रहे हैं और की के अंदर कलर कराते हुए आप उसे कह रहे हैं की, तो इस तरह से बच्चे सीख जाएंगे कि इसी चीज को की भी कहते हैं और इसी चीज को चाबी भी कहते हैं। प्रॉब्लम उस टाइम पे आता है कि जब आप एक बच्चे को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, या हम कहते हैं कि इससे जब बात करनी है या इसके सामने आपने उर्दू नहीं बोलनी, घर में कोई उर्दू नहीं बोलेगा इसके सामने, और उसको आप फोर्स करते हैं कि आपने उर्दू नहीं बोलनी, जबकि बच्चे के इर्द गिर्द जब वो मार्केट जा रहा है वो उर्दू को एक्सपोज्ड है, हाँ जब वो जी। फॉर एग्जाम्पल अपने थेरेपी के लिए आया है तो जो गार्ड बाहर मौजूद है वो उसको उर्दू में मुखातिब कर रहा है, आपस में जो टीचर्स हैं वो उर्दू में बात कर रही हैं, थेरेपिस्ट का फोन आ गया वो उर्दू में बात कर रही है, तो इस तरह की चीजें जो है वो प्रॉब्लम कॉज करती हैं। अदरवाइज तो लेटेस्ट रिसर्च यही कहती है कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करती है, बट जहां ग्रामर की बात आ जाती है, ग्रामर हर लैंग्वेज की डिफरेंट होती है, वहां पे ये चीज प्रॉब्लम कॉज कर सकती है बच्चे को कि ग्रामर लर्न करने में उसको थोड़ा टाइम लगे जब वो 2 लैंग्वेजेस को साथ लेके चल रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू। और आपने क्योंकि वो एज का पूछा था, तो ताबिश has further commented that the daughter is now 3.10 years old and she is talking like this since 3 years of few months earlier. ठीक है, तो ताबिश मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप उनके साथ थोड़ी स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज, पिक्चर डिस्क्रिप्शन एक्टिविटीज जिस तरीके से अभी हमने एक्सप्लेन की उसके ऊपर काम करें, और उसके अंदर जो है वो आप उनके साथ टेंस के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी फिलहाल जिस तरह 3.10 ईयर्स के 3.10 की एज के ऊपर इतना ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इट्स बेटर कि आप साथ साथ काम करना शुरू कर दें। एक ये होती है कि हम बच्चों के साथ जब बेबी टॉक कर रहे होते हैं, या अच्छा ये क्यूट लग रहा है आई डू वर्क, तो उस चीज को आप रिपीट ना करें। अगर बच्ची ये चीज यूज कर रही है तो आप कोशिश करें कि आप उसकी जगह जो करेक्ट उस टाइम पे ग्रामर बनती है, जो करेक्ट टेंस बनता है, आप वही चीज उसके साथ यूज करें। आप उस चीज को जो है वो रीइंफोर्स ना करें कि जी आपको लगता है कि बच्ची इस तरह कर रही है, तो पता चले घर में हर कोई जो है वो जब उसके साथ कम्युनिकेट करे तो वो आई डू वर्क यूज करे। आप लोग करेक्ट तरीके से बात करें, एंड डेफिनेटली उसको थोड़ा इस तरीके का एनवायरमेंट, जिस तरह हमने बात की अभी कि स्टोरी टेलिंग हो गई, पिक्चर डिस्क्रिप्शन हो गई, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शी विल लर्न इट। अगर आप कहते हैं कि विकैबुलरी ह्यूज है और उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो आई थिंक ये हो जाएगा टाइम के साथ ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एंड क्वेश्चन ताबिश, होप दे वर आंसर्ड। चले जी, हम अपने टॉपिक की तरफ थोड़ा सा रिवर्ट बैक करते हैं, स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, और यू हैव टोल्ड अस अबाउट दी सिम्टम्स, थोड़ा सा आपने डोमेन से जिक्र किया। कहीं पे भी अगर हम कुछ रेड फ्लैग्स की बात कर लें,
तो easily ताकि things that parents should like keep in their mind अगर वो जानना चाहते हैं कि if their child has spoken language disorder or not, so what should they keep in mind? देखिए इसके अंदर वही वाली बात है कि हम एज अप्रोप्रिएटनेस की बात करते हैं कि हमारा एक सर्टन, जिस तरह जब हम स्पीच साउंड्स की बात करते हैं तो हम जो है वो ये कहते हैं कि बाय द एज ऑफ 6 इयर्स स्पीच साउंड्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अगर एक बच्चा है जो कि बाय 6 इयर्स जो है वो तमाम साउंड्स को क्लियरली नहीं बोल सकता, किताब जो है वो तिताब है, दरवाजा जो है वो बरवाजा है, या इस तरीके की स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स के अंदर डिफिकल्टी आ रही है, तो आपको उसके हवाले से जो है वो थोड़ा सा 6 इयर्स पे तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप किसी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लीजिए अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चा अभी तक साफ नहीं बोल रहा, ठीक है। या अगर आप फील करते हैं कि बच्चा जो है वो सेंटेंस नहीं बनाता, वो सिर्फ वर्ड्स में बात कर रहा है, कि कंप्लेन आती है कि जी बच्चा जो है वो, जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 इयर्स में बच्चा स्मॉल फ्रेजेस यूज करना शुरू कर देता है, 2 से 3 लफ्ज को मिला के बच्चा फ्रेज बोलेगा, और 4 इयर्स तक जो है वो बच्चा जो है वो कंप्लीट स्मॉल सेंटेंसेस में बात करना शुरू कर देता है। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है वो बाय द एज ऑफ 5 या इस तरीके से और अभी तक वो सेंटेंस नहीं बोलता, वर्ड्स में अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, तो आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आप उस चीज को जो है वो थोड़ा सा केटर करें। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि बच्चा जो है वो वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी है, उसको समझ नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स की बास्केट रखी हुई है सामने और वो बार बार कहता है कि मामा दे दो, क्या दे दो, फ्रूट का नाम नहीं ले पाता, या हर चीज को चीजी कहता है, बड़ा कॉमन होता है कि हर चीज चीज है, ठीक है, हर चीज जूस है, वो कोक भी जूस है, मिल्क शेक भी जूस है, दूध तो चले फिर भी बच्चे दूध बोल देते हैं, लेकिन ये कि बाकी चीजों के लिए एक जनरलाइज सी टर्म है कि जो जूस दे दो। तो वहां पर आकर आपको ये जो है वो क्लिक करना चाहिए कि एक बच्चा जो है उसकी लैंग्वेज उतनी रिच नहीं है, इसके अलावा बच्चे को जो है वो सोशलाइजेशन में डिफिकल्टी आ रही है, बच्चा किसी और के साथ अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एक सर्टेन टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन को मेंटेन नहीं कर पाता, बहुत ज्यादा ऑफ टॉपिक हो जाता है। इसी तरीके से आपको लगता है कि बात आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती है, बच्चा जो है वो प्रॉपर्ली सुन नहीं रहा। जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर के पीछे बहुत से मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा शोर है उसमें भी सोता रहता है और आप उसको बुला बुला के थक जाते हैं और वो उस पर रिस्पॉन्ड, या एकदम से लाउड साउंड के ऊपर स्टार्टल नहीं है बच्चे में, तो आपको उस हवाले से भी कॉन्शियस होने की जरूरत है। बच्चे को सकिंग में, चूइंग में कोई डिफिकल्टी आ रही है, आपको लगता है उसकी ड्रूलिंग जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, बच्चा बात करता है तो बहुत ज्यादा स्पिट करता है, या खाने के दौरान खाना ड्रिबल बहुत ज्यादा आउट करता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई ओवरो मोटर डिफिकल्टी हो बच्चे को, उसके हवाले से हमें देखने की जरूरत है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप 2 बच्चों को कंपेयर करें, लेकिन जो एक एज ब्रैकेट है, अगर आपको लगता है कि जी इस एज ग्रुप में बच्चा जो है उसको ये चीज एक्वायर कर लेनी चाहिए और वो उस तरीके से चीजों को एक्वायर नहीं कर रहा, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस चीज को देखो। अगर आपको लग रहा है कि स्पेशली ये स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, जिस तरह हमने कहा कि अगर माइल्ड हो तो टीचर अगर रिपोर्ट करती है, अगर टीचर ये कहती है कि जी बच्चा जो है वो उसको मुझे हर चीज को बार बार बताना पड़ता है, ये फोकस नहीं करता, ये कभी कभी क्लास में बहुत ज्यादा लॉस्ट होता है, बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो उसमें हो सकता है कि बच्चे के कान में आवाज नहीं जा रही है, या उसको कोई इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, उसको कोई ऐसी डिफिकल्टी आ रही है कि वो चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, या बच्चे को अगर टीचर ये कहती है कि जी ये प्ले टाइम ड्यूरिंग जो इनके प्ले टाइम्स होते हैं उसमें इंटरैक्ट नहीं करता, या ये प्रेफर करता है कि अलग रहे, अपनी चीजों से खेलता रहता है, बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, बिहेवियर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हमेशा बिहेवियर के थ्रू भी जो है ना वो हमें एग्जिबिट होते हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के थ्रू। एक बच्चा जब अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो जाए, समटाइम्स एग्रेशन शो करे कि मेरी बात क्यों नहीं समझी जा रही है। तो ये वाली चीजें, बिहेवियर के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, सोशल रिलेशनशिप मेंटेन करने में डिफिकल्टी आ रही है, फ्रेंडशिप्स करने में डिफिकल्टी आ रही है, या एक बहुत कॉमन सी बात है कि हर चीज में बच्चा पॉइंट करके अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसके बारे में हमें जो है वो कॉन्शियस होने की जरूरत है, और उसके हवाले से अगर हमें लगता है कि ये तमाम चीजें मौजूद हैं तो हम किसी एक्सपर्ट से राब्ता करें और इस चीज को एक दफा फॉर्मली इवैल्यूएट करा लें। Definitely. So, अब like the next question I have is कि अब आप लोगों के पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं क्लिनिक में स्पेसिफिक डिसऑर्डर के साथ, तो उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स क्या होंगी? ये जो आई एम अज्यूमिंग कि आपने अपनी डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं, सोशल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में इशू आ रहा है, या बिहेवियर नेगेटिव बिहेवियर एग्जिबिट हो रहा है कम्युनिकेट ना करने की वजह से, इसी तरह की कंप्लेंट्स आती होंगी।
वो ही रहता है जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इतना वास्ट है और इतना इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं कि कभी भी 2 बच्चे सेम कंप्लेन के साथ नहीं सही आएंगे। बात है। मतलब हर दफा जो भी बच्चा हमारे पास आ रहा है उसकी डिफरेंट कंप्लेन होगी। किसी का प्रॉब्लम है फोनोलॉजी से रिलेटेड कि बच्चा जो है वो साउंड्स क्लियर नहीं बोल रहा। किसी का प्रॉब्लम ये है कि जी वो जुमला नहीं बना रहा। किसी का प्रॉब्लम है जिस तरह अभी हमसे ये इन्होंने शेयर किया कि जी वो सेंटेंस वो ग्रामर में टेंस इशू है। प्रॉपरली यूज कर रहा। तो ये वाली चीज जो है वो हर बच्चा एक डिफरेंट प्रॉब्लम के साथ आपके पास प्रेजेंट हो सकता है। और इसीलिए जब हम ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं तो हर बच्चे के लिए टेलर्ड थेरेपी लेके चलनी पड़ती है। मतलब हर बच्चे के लिए आपको उसके प्रॉब्लम, उसके सर्कमस्टांसेस को, उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी जो वीकनेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक थेरेपी प्लान करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली आपको उस बच्चे को लेके चलना पड़ता है। तो अगर आप ये पूछो कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो किस कंप्लेन के साथ आते हैं, तो हर बच्चा अगर आप पूछो तो हर एक की जो प्रोफाइल बनती है, हर बच्चे की प्रोफाइल जो है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट होगी। डिफरेंट ठीक है, होती है। ठीक है। So we have another question in the comments. My son is 5 years old now. He blends two-letter words easily, but when I try to teach him blend three-letter words, he always stuck at the third letter sound. Like when I say "ca," he blends it correctly, but when I add an "n" at the end of "can," he says "knack." Is it oral language issue? ठीक है। हाँ, नहीं देखिए ये एक जिस तरीके से ब्लेंडिंग में इस बच्चे को डिफ़िकल्टी आ रही है, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि इसकी हियरिंग एक तो हमें देखनी पड़ेगी कि हियरिंग इंटैक्ट है या नहीं है। कोई और जिस तरीके से इसके अंदर ओरल जो इश्यूज़ इन्होंने कहा कि ओरल लैंग्वेज इश्यू हो सकता है, तो ओरल और कोई इश्यू आ रहा है, च्यूइंग में कोई डिफ़िकल्टी, कोई ऐसी सेंसिटिविटी अगर बच्चे को है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा-सा ये भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस तरीके से फाइनल कॉन्सोनेंट की डिलीशन जो होती है, जिस तरीके Yes. से अगर आप उससे कह रही हो कैन और वो कह देता है कै और वो न की साउंड को कंप्लीटली जो है वो ओमिट कर देता है, तो इसका मतलब तो ये उसके अंदर तो हमारा थोड़ा-सा सस्पिशन जो है वो हियरिंग की तरफ जाता है, कि जो फाइनल कॉन्सोनेंट डिलीशन होती है कि एंड वाली साउंड अगर बच्चा जो है वो स्किप कर देता है रेपिटिशन के अंदर, तो फिर तो हम डेफिनिटली ये कहते हैं कि आप इसकी हियरिंग की इवैल्यूएशन ज़रूर करा लीजिए। तो आपने क्योंकि एक एग्जांपल कोट किया तो आपको खुद थोड़ा-सा बच्चे में ये देखना पड़ेगा कि हमेशा जो प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो फाइनल कॉन्सोनेंट के साथ आ रही है? लेकिन अगर आप कहते हो कि जो वो फाइनल वाली जो साउंड है उसको बिल्कुल शुरू के अंदर ले आता है, तो इसका मतलब है कि वो क साउंड को सुन रहा है लेकिन वो उसको जो है वो शुरू के अंदर ले आता है। तो उसके अंदर बेहतर ये है कि आप उसको जो है वो थोड़ा-सा जिस तरीके से पिक्टोरियल क्यूज के थ्रू भी ये चीज़ चेक करें कि अगर वो कैन को रिकॉग्नाइज करता है और अगर आप उसके सामने कन्फ्रंटेशनल नेमिंग के लिए कैन की पिक्चर रखते हैं तो क्या तब वो कैन को कैन कह देता है, सिर्फ उसको रेपिटिशन में डिफिकल्टी आ रही है। क्योंकि समटाइम्स जो रेपिटिशन में डिफिकल्टी होती है कि एक बच्चा वैसे ठीक बोल रहा है लेकिन चीज को रिपीट नहीं कर पा रहा है, वो अप्रैक्सिया की इंडिकेशन भी होती है कि बच्चा इनवॉलंटरी आपने पिक्चर दिखाई तो बोल दिया लेकिन रेपिटिशन में डिफिकल्टी आ रही है। तो इसलिए ये जो इन्होंने पूरा सिनेरियो दिया अगर ये उसको थोड़ा और क्लियर कर दें तो हम इसको बेहतर एड्रेस कर सकेंगे। ठीक है। Umme, if you're still connected with us, maybe you can add on to your query so that ma'am can address it better. क्योंकि 5 इयर्स पे क की साउंड तो आ जानी चाहिए ना, तो अगर क वो हाँ वैसे जी। क्लियर बोल रहा है, क वो वैसे क्लियर बोल रहा है, सिर्फ आप ये कहते हो फाइनल कॉन्सोनेंट में उसको डिफिकल्टी आ रही है, तो इसको फर्दर थोड़ा-सा देखना चाहिए हियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। ठीक है मैम। So ये अंजुम जहीर का क्वेश्चन है, if we will talk about age, then PEDS department plays vital role for assessment placement. अंजुम इसके अंदर ये बात है कि जो एक तो माइलस्टोन्स की असेसमेंट ना कि एक बच्चा जो है उसने एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स अचीव किए या नहीं किए, उसकी नेक होल्डिंग एज अप्रोप्रिएट थी या नहीं थी, उसकी सिटिंग एज अप्रोप्रिएट थी या नहीं थी, उसका हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो एज अप्रोप्रिएटली ग्रो किया या नहीं ग्रो किया। जब हम स्पीच साउंड्स की बात करते हैं उसके अंदर जो है डेफिनेटली स्पीच थेरेपिस्ट इस चीज के लिए ट्रेंड होते हैं कि एक बच्चे को कौन सी साउंड किस एज पर क्लियर कर लेनी चाहिए। एक होती है एज ऑफ इमर्जेंस और एक होती है एज ऑफ मास्टरी। तो हम ये देखते हैं कि जी अगर एक बच्चा एज ऑफ इमर्जेंस आ गई है और एक एज ऑफ मास्टरी है, अगर एज ऑफ मास्टरी अचीव हो, एज ऑफ मास्टरी पे है बच्चा और उसने वो साउंड अचीव नहीं की, तो फिर स्पीच थेरेपिस्ट उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट करो कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि क की साउंड है, क और ग,
एज ऑफ इमर्जेंस 3 साल है, एज ऑफ मास्टरी 4 साल है, तो 2 से 3 साल के बच्चे ये साउंड आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देते हैं। 3 साल के बच्चे कुछ क की साउंड बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 4 साल की उम्र तक अगर क की साउंड क्लियर नहीं हुई तो फिर हम उसके अंदर थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। तो पीड्स डिपार्टमेंट का जो रोल है वो डेफिनेटली डेवलपमेंटल माइलस्टोन से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन स्पीच की जो थॉरो असेसमेंट है, स्पीच साउंड्स की असेसमेंट है, किस एज पे कितनी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग किस एज पे कितने वर्ड्स की डेवलप होनी चाहिए, वर्बल आउटपुट किस किस एज पे कितने वर्ड्स की विकैबुलरी एक बच्चे के पास होनी चाहिए, इन सब चीजों में स्पीच थेरेपिस्ट ट्रेंड होते हैं और वो असेसमेंट टूल्स यूज करते हैं, जिस तरह फोनोलॉजी का असेसमेंट टूल है जिसके अकॉर्डिंगली बच्चे की फॉर्मल असेसमेंट की जाती है, लैंग्वेज के बहुत सारे टूल्स हैं जिसके ऊपर बच्चे की असेसमेंट की जाती है। तो इस चीज को स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट ही इंटरटेन करते हैं, पीड्स डिपार्टमेंट इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, thank you so much for your question, Anjum. We hope it was answered. Okay, back to spoken language disorders. We have talked about what they are, what are their causes, and what are their symptoms. अब अगर हम थोड़ा सा therapeutic techniques के बारे में मैम आप हमें बता दें कि what kind of techniques are used and which do you think works really well in your experience? थेरेपी का जिस तरीके से पहले भी हमने थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया कि डेफिनेटली हर बच्चे के लिए जो थेरेपी होगी वो टेलर मेड होगी, हर बच्चे की जरूरत के मुताबिक हम थेरेपी को जो करेंगे उसको लेके चलेंगे। देखिए उसमें जो हमारे पास मेजर अप्रोचेस होती हैं उसमें हमारे पास क्लिनिशियन सेंटर्ड अप्रोच हो सकती है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो सकती है। एक बड़ा कॉमन सा वर्ड बच्चे आजकल अभी हमारे जो स्पेशली न्यू जनरेशन के स्पीच थेरेपिस्ट हैं वो बड़ा यूज करते होते हैं, बच्चे की लीड लो, बच्चे की लीड लेनी चाहिए। तो वो बेसिकली जो टर्म है वो मेरे लिए जरा नई थी, मुझे लगा कि अब पहले हम ये टर्म नहीं यूज करते थे, अब ये टर्म के जी बच्चे की लीड लें ज्यादा यूज होने लगा है। वो बेसिकली जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को बेसिकली रेफर कर रहा होता है कि जिसके अंदर बच्चे की लीड लेने का मतलब ये है कि जब आप एक बच्चे को एक थेरेपी रूम में लेकर गए हैं तो इनिशियली बच्चे को ऑब्जर्व कर लीजिए कि उसका स्पेसिफिक इंटरेस्ट किस चीज में है। उसमें आपके लिए बच्चे की हैंडलिंग वाकई आसान हो जाती है कि जब आप एक बच्चा एक रूम में गया, बजाय इसको कि आप पहले दिन ये डिसाइड करें कि मैंने बच्चे को क्या कराना है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, रीइंफोर्समेंट का स्केड्यूल क्या होगा, अगर आप ये चीजें खुद डिसाइड कर रहे हैं तो ये क्लिनिशियन सेंटर्ड अप्रोच हो जाती है, जहां पे क्लिनिशियन पहले से एक थेरेपी प्लान बनाता है और बच्चे को उस थेरेपी प्लान के अकॉर्डिंगली वो लेके चलने की कोशिश करता है। और ये हेल्पफुल होता है सिवियर केसेस के अंदर या इंटेलेक्चुअल चैलेंज जहां पे आ रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस आ रहे होते हैं कि एक बच्चा खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा होता या उसकी इतनी इंसाइट नहीं होती किसी चीज के हवाले से, वहां पे तो ये थेरेपी अप्रोच अच्छी है। लेकिन जहां पर हमारे पास बिहेवियरल इश्यूज के साथ बच्चे आ जाते हैं, हाइपर एक्टिविटी के साथ बच्चे आ जाते हैं, इवन एएसडी के साथ बच्चे आ जाते हैं, वहां पे अगर आप बच्चे की प्रेफरेंसेस को ऑब्जर्व कर लेते हैं फर्स्ट सेशन में, बच्चे की लीड लेके जिसे कहते हैं, या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जिसे हम कहते हैं, कि उसके अंदर आप पहले एक दफा बच्चे को एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व कर लें, आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए कि इस बच्चे के जिस तरीके से स्पेशली जब हम सेंसरी इश्यूज का बच्चे के हमें नहीं पता और हम एक बच्चे को जो है वो रीइंफोर्समेंट के तौर पे एक ऐसा टॉय दे रहे हैं जिसके अंदर से कोई साउंड्स आती हैं और बच्चा जो है वो हाइपर सेंसिटिव है साउंड को, तो वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट नहीं है, वो उसके लिए पनिशमेंट है। तो वो बच्चा जो है वो उसके ऊपर जो है वो उस सेशन के साथ एक नेगेटिविटी डेवलप कर लेगा और हो सकता है वो उस कमरे में दोबारा ना जाना चाहे। तो बेहतर यही होता है कि थेरेप्यूटिक अप्रोचेस में एक तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करें, जनरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बंद कमरे में बच्चे को लेके जब हम बैठ जाते हैं आपने एक कमरे में, तो बच्चा हो सकता है आपके साथ तो परफॉर्म करे लेकिन घर जाके वो उस चीज का कैरी ओवर ना हो। तो उसमें बेहतर यही है कि फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए, जब तक वो चीज जो आप थेरेपी सेशन में कर रहे हैं फैमिली घर जाके 2-3 दफा रिपीट नहीं करेगी, बच्चे में उस तरीके से इंप्रूवमेंट जो है वो नहीं आएगी। तो बेहतर ये होता है कि आप पहले ये देख लीजिए कि बच्चे की प्रेफरेंसेस क्या हैं, बच्चे का मोड ऑफ लर्निंग क्या है। कुछ बच्चे अच्छे विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग जो है वो ऑडिटरी स्टिमुलस के ऊपर बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये बच्चों में नहीं बड़ों में भी होता है। अगर हम अपनी बात भी करें, कुछ लोग जो है वो देख के चीज को याद कर लेते हैं, कुछ लोग आप देखें लिख लिख के याद करते हैं, कुछ लोग जो है वो सुन के याद करते हैं, वो ऊंची आवाज में पढ़ते हैं कि वो अपनी ही आवाज को सुने और फिर उसको याद करते हैं। हर एक की लर्निंग की जो वो होता है, लर्निंग का जो आप कह लो एक रुझान होता है, वो फर्क होता है। तो अगर आप बच्चे को फर्स्ट सेशन में ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इस बच्चे के लिए वो किस तरीके से, क्या वो चीज को टच करने की कोशिश कर रहा है, माउथिंग बहुत ज्यादा है, वो चीजों को कान के करीब लाके सुनने की कोशिश करता है, आपका जो फर्स्ट थेरेप्यूटिक सेशन होना चाहिए इट शुड बी फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन।
आपकी जो ऑब्जर्वेशन है नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में, स्पीच सैम्पलिंग एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जो आप करते हो, वो बहुत हेल्पफुल होती है थेरेप्यूटिक अप्रोच को चूज करने के लिए। और फिर मैं यही कहूंगी कि थेरेपी हर बच्चे के लिए डिफरेंट होगी, हर बच्चा एक डिफरेंट तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। आपको उसमें घर की जो डायनामिक्स है उसको भी देखना है, मदर वर्किंग है, मदर हाउसवाइफ है, घर में कितने लोग मौजूद हैं, घर में कोई और बच्चा जो स्पेशल नीड के साथ है, आपका जो क्लाइंट है उसको अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसकी डेफिनेटली प्रोग्नोसिस डिफरेंट है, थेरेपी डिफरेंट है। बच्चा जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है तो उसकी भी थेरेपी डिफरेंट होगी, उसकी प्रोग्नोसिस डिफरेंट होगा। इसी तरीके से हमें हर चीज को जो है वो अलग अलग देखना पड़ता है। ठीक है मैम, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव। इनफैक्ट अंजुम जहीर ने भी हमें रिस्पॉन्ड किया है कि आपका आंसर इट वाज वेरी कॉम्प्रहेंसिव एंड थैंक यू सो मच। सुमाइला आतिफ इज आस्किंग, मेरा बेटा 4 years का है पर वो भी कुछ वर्ड सही से नहीं बोल पाता, जैसे ड्रेस और आगे भी सॉरी एक और 2 वर्ड भी हैं, और ब्राउन और ब्लैक ग्रीन बोलने में डिफिकल्ट है इसके लिए। आपने जो भी साउंड लिखे हैं उसमें जिस तरह से र की साउंड है, तो र की एज ऑफ जो मास्टरी होती है वो 7 years तक होती है। तो अगर बच्चा जो है वो ये साउंड जो है जिस तरीके से आपने लिखा ग्रीन और इसके अंदर वो र की साउंड नहीं बोल रहा, तो फिर तो ठीक है, आप थोड़ा वेट कर सकती हैं। लेकिन अगर वो ग की साउंड नहीं बोल रहा या ब्लैक के अंदर जो है वो क की साउंड नहीं बोल रहा, तो फिर देन यू नीड टू कंसल्ट अ स्पीच थेरेपिस्ट। ठीक है। कौन कौन सी साउंड्स थी अगर आप रिपीट कर दो रिदा, कौन कौन से वर्ड्स दिए हैं रिदा? मैम ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, ड्रेस ड्रेस ड्रेस। बोला। ठीक है। हाँ अब जिस तरीके से ड्रेस में जिस तरीके से र की साउंड आ रही है, ड भी है, र भी है, इसी तरीके से ग्रीन में भी र की साउंड आ रही है, और थर्ड जो वर्ड है ब्राउन उसमें भी र की साउंड आ रही है। तो आपको थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा जिन्होंने क्वेश्चन पुट किया है कि जो ये वर्ड्स आपने बताए हैं ये स्पेसिफिकली वर्ड बोलने में डिफिकल्टी है या इसमें से र साउंड बोलने में डिफिकल्टी है। अगर फर्स्ट करें आप कहते हैं कि ब्राउन में ब भी नहीं क्लियर बोल रहा या ग्रीन में ग क्लियर नहीं बोल रहा, यानी जो फर्स्ट साउंड्स हैं वो क्लियर नहीं है, ब्लैक में ब क्लियर नहीं है, फिर आपको डेफिनेटली स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाने की जरूरत है। इन एज क्या बताइए बच्चे? मैम 4 years। 4 years। 4 years में बच्चे को ब क्लियर बोलना चाहिए, उसको क भी क्लियर बोलना चाहिए, उसको ग भी क्लियर बोलना चाहिए। तो अगर फर्स्ट करें कि वो ये साउंड क्लियर नहीं बोल रहा तो स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाएं। अगर वो र ल नहीं क्लियर बोल रहा देन इट्स ओके, आप उसके साथ बेबी टॉक बिल्कुल भी ना करें। अगर वो ग्रीन कहता है तो आप उसको ग्रीन ही बोलिए, और सही जो वर्ड है वो उसके सामने बेशक थोड़ा सा एग्जैजरेट करके आपको बोलना पड़े आप बोलें। आप उसके साथ अगर कलर्स में जिस तरह डिफिकल्टी आ रही है तो कोई कलरिंग एक्टिविटी करा सकते हैं, कोलाज एक्टिविटी करा लीजिए, उसके अंदर ब्राउन पेपर छोटे छोटे काट के रख लीजिए, एक जिस तरीके से कोई हाउस बना लें, उसके ऊपर ग्लू लगा के बच्चे से वो ब्राउन पेपर जब उस पर पेस्ट कराएं तो हर दफा ब्राउन वर्ड क्लियरली उसके सामने अटर करें, ताकि उसको एक बम्बार्डमेंट आप प्रोवाइड करें। लेकिन उसको फोर्स मत करें अभी ये साउंड बोलने के लिए, कि पहले बम्बार्ड करें साउंड, एक बच्चे के ऊपर आप बम्बार्ड करें, जब वो उस साउंड को एक डिफरेंट मतलब फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है कि जो गलत वर्ड है उससे वो उसको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दे। बट अगर र नहीं बोल रहा एट द एज ऑफ 4 years तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, सिर्फ और सिर्फ आपने करेक्ट मॉडलिंग प्रोवाइड करनी है। बट इफ द प्रॉब्लम इज विद ब एंड क देन यू हैव टू कंसल्ट अ स्पीच थेरेपिस्ट। ठीक है सुमाइला, आई होप योर क्वेरी हैज बीन आंसर्ड। मैम जैसा आप अभी एज ऑफ मास्टरी की बात कर रही हैं, तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि कोई इज देयर लाइक इजी एक्सेस टू एनी रिसोर्स मटेरियल के वन कैन चेक कि जी इस एज में ये साउंड आ जाने चाहिए। इनफैक्ट हमारे पास कमेंट्स में भी क्वेश्चन आया कि हाउ वी गेट टू नो व्हिच लेटेस्ट साउंड शुड बी क्लियर एट व्हिच एज, ताकि मतलब पेरेंट्स को पता हो। इसका पूरा असेसमेंट चार्ट है, अवेलेबल है नेट के ऊपर भी। अब मैं जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे कमेंट्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग उसमें से देख सकते हैं इजीली। उसमें वैसे नेट पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैं जो हमारे पास है स्टैंडर्डाइज वो है, वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड सुमाइला हैज फर्दर कमेंटेड दैट ब्लैक में क की साउंड नहीं बोल सकता और ल की साउंड भी नहीं है। क की साउंड एंड में नहीं आ रही ना, जिस तरह आप कहते हो ब्लैक क, ब्लैक में क जो है वो एंड पे आ रहा है। जब भी हम साउंड्स की बात करते हैं तो साउंड इनिशियल मिडिल और फाइनल होती है, ठीक है। क शुरू में आ रहा है, जैसे केला है, अगर आपका बच्चा जो है वो केला भी नहीं ठीक बोलता
किताब भी नहीं सही बोलता तो मीन्स कि क वो शुरू में भी नहीं बोल रहा। शुरू में अगर नहीं कोई बोल ऐसी रहा। चीज है जिसमें क जो है वो मिडिल में आता है, क एंड में आता है, अब ये आपको बताना है कि जो क है वो एंड पे नहीं बोल रहा सिर्फ, तो करेक्ट मॉडलिंग कीजिए। 4 इयर्स का है, उसको अगर वो नहीं एक्वायर करता विद इन अ मंथ करेक्ट मॉडलिंग इज एग्जैजरेटेड मॉडलिंग के साथ, तो आप कंसल्ट करें कि फाइनल साउंड में प्रॉब्लम आ रही है। और क्या सिर्फ ब्लैक में क की साउंड नहीं है, या बाकी वर्ड्स के अंदर भी एंड वाली साउंड डिमिनिश्ड है या गलत है। तो फिर वही बात है जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि अगर फाइनल कॉन्सोनेंट में, यानी जहां पे लफ्ज खत्म हो रहा है, लफ्ज के आखिर वाली साउंड अगर बच्चा ओमिट कर देता है या क्लियर नहीं बोलता हर वर्ड में बाय द एज ऑफ 4 इयर्स, तो फिर इट इज बेटर कि आप उसको स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाएं, ताकि वो उसकी को मतलब कुछ हमारे इनफॉर्मल जिस तरह 6 लिंक साउंड टेस्ट है वो देख लें कि हेयरिंग की फॉर्मल असेसमेंट की जरूरत है या नहीं। एक स्क्रीनिंग करा लीजिए स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट से। ठीक है। Ma'am, Sadaf Naveen is commenting that unfortunately non-compliance attitude of family is a big barrier in prognosis. Ma'am, what are your comments? पहले तो आई एम सो ग्लैड टू सी कि मैडम सदफ जो है वो ये प्रोग्राम देख रही हैं, और अब मुझे खुशी भी है और अब आहिस्ता आहिस्ता टेंशन भी शुरू हो गई है कि मैडम ये प्रोग्राम देख रही हैं, बिकॉज माशाल्लाह से मैम तो इस फील्ड में जैसे आप कहें कि एक्सपर्ट हैं, और हमने मैडम से ही सीखा है जो भी सीखा है। तो उसमें मैम डेफिनेटली मैम ने जो बात कही ऐसा ही है कि नॉन कंप्लायंस की जी हम जब एक थेरेपी प्लान देते हैं उसमें फैमिली जब तक उसको घर पे जाके रिपीट नहीं करेगी, जो टिप स्पीच थेरेपिस्ट शेयर कर रहा है उसको वो घर पे फॉलो नहीं करेंगे उन चीजों को, तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर हमने तो एक कह दिया कि जी अगर आप ये जिस तरह हम आर्टिकुलेशन की बात कर रहे हैं, तलफ्फुज की बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि 1 महीने में एक साउंड एक पोजीशन पे एक्वायर हो जानी चाहिए। लेकिन अगर फैमिली उसके अंदर कंप्लायंस नहीं शो करेगी, तो जो हमने 1 महीने का प्रोग्नोसिस दिया है वो 1 साल में भी नहीं करेक्ट होगा, कि अगर आप बेबी टॉक कंटिन्यू करते हैं या उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। मैम, आप क्या कहेंगी ये नॉन कंप्लायंस ये सिर्फ क्या कहते हैं हमारी सोसाइटी का इशू आ रहा है थोड़ा सा, या यू फील इट इज एग्जिबिटेड वर्ल्ड वाइड? रिता, अब इंटरनेशनल तो इस तरह का कोई डेटा कुछ कह नहीं सकते कि वहां, लेकिन फिर भी वहां पे एक चेक इन बैलेंस इस लिहाज से है कि वहां पे जो स्कूल्स होते हैं उनकी जिस तरीके से मंथली जो चेकलिस्ट्स होती हैं, या जब आप घर में कोई काम करने के लिए देते हैं, या उनकी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कि उनके थेरेपीज को फंड कर रही होती हैं या उनके लिए पेमेंट्स कर रही होती हैं, तो आई एम श्योर कि वो एक चेक इन बैलेंस रखती हैं कि आपको एक एक्टिविटी दी गई थी, आपको ये वर्कशीट्स दी गई थी, तो उसकी क्या कंप्लायंस है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये चीज है कि लॉस ऑफ फॉलो अप बहुत ज्यादा है। वहां पे जब आप एक केस को रजिस्टर कर लेते हैं तो वो उसको अपने उसमें रखते हैं कि हाँ जी आपने ये केस रिपोर्ट किया था, या आपके बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है, तो आप करंटली उसके साथ क्या कर रहे हैं, और अगर वो एक दफा आपने वहां पे रिपोर्ट हो गया है तो आपने उसको लेके थेरेपी कराई या नहीं कराई। स्कूल वाले कि अगर एक बच्चा स्कूल आ रहा था और उसने स्कूल आना छोड़ दिया है, तो वो तमाम चीजें उनके वहां पर जो है वो बेहतर तरीके से देखी जाती हैं। वेयरएज पाकिस्तान में लॉस ऑफ फॉलो अप जो है वो बहुत कॉमन है, लोग थेरेपी नहीं कराना चाहते। फिर वही बात है कि यहाँ पर लेबलिंग का एक इशू है कि कोई बीमारी को लेके या किसी प्रॉब्लम को लेके, स्पेशली स्पीच थेरेपी के से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको लोग जो है वो छुपाना चाहते हैं सोसाइटी से, वो इसलिए आना छोड़ देते हैं हॉस्पिटल्स के। अगर हम बच्चे को स्पेशली बच्चियों को लेके जाएंगे तो वो स्टिग्मा है, हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो स्टिग्मेटाइज्ड है वो चीजें, तो उस वजह से भी हमारे यहाँ के लोग सफर करते हैं, बच्चे सफर करते हैं इस वजह से कि ये चीजें स्टिग्मेटाइज्ड हैं पाकिस्तान में। आई सपोज उसके लिए बस फिर हम जिस तरह ये काम कर रहे हैं, अवेयरनेस सेशंस भी चल रहे हैं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट के थिंग्स विल चेंज इन द फ्यूचर। हाँ, मतलब आई थिंक ये एक चीज हम कर सकते हैं अपने एंड पे कि हम जितनी ज्यादा अवेयरनेस इन चीजों के हवाले से क्रिएट कर सकते हैं वो हम करें, और आई एम श्योर कि उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। Inshallah, ma'am. Inshallah. Okay, so thank you so much for joining us, and it has been a play. In fact, my comments see like I'm reading them. Also, I think the most prominent comment, and after every question that you've answered, it's so comprehensive, very comprehensive. Thank you. So, in fact, I personally enjoyed it myself as well. कि काफी आपने जो भी point है डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कोई कसर न रह जाए पीछे, तो really कोशिश, हाँ थोड़ी सी बस कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो मैम एंड फॉर द रैप अप आई सपोज मैं ये कहूंगी कि हमने काफी इंपॉर्टेंस डिस्कस की है। आपने बताया कि अगर स्पोकन लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो किस किस पैरामीटर को वो इफेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी एक रैप अप के लिए आप फाइनल वर्ड्स क्या कहेंगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक?
टॉपिक को चूज करने का और आपको टेक होम मैसेज यही होगा कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। हम जो एक ये कहते हैं कि टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, इस अप्रोच को जी। चेंज करने की जरूरत है। आप जिस टाइम पे ये फील करते हैं कि आपका जो बच्चा है उसको स्पीच एंड लैंग्वेज से रिलेटेड कोई डिफिकल्टी है, देखिए देयर इज नो हार्म इन सिंगल असेसमेंट। क्या होगा, आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, स्पीच थेरेपिस्ट असेसमेंट के बाद आपसे कहेगा कि जी परेशानी की कोई बात नहीं है, तो देर इज नो हार्म। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर आप जो है वो बच्चे को उस स्टेज पे लेके जाएं कि स्पीच थेरेपिस्ट आपसे ये कहे कि जी आप बहुत लेट हो गए हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है या ये ज्यादा बेहतर है कि आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास एक दफा ले जाएं और वो आपको ये कह दें कि जी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मेरा तो टेक होम मैसेज आपके लिए यही होगा कि जहां आपका कंसर्न बनता है, जहां आप फील करते हैं कि आपका बच्चे को लैंग्वेज रिलेटेड कोई डिफिकल्टी आ रही है, अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी आ रही है, फोकस करने में डिफिकल्टी आ रही है, चीजों को याद नहीं रख पाता, चीजों को भूल जाता है, सोशल रिलेशनशिप डेवलप करने में डिफिकल्टी आ रही है, नीड्स को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी आ रही है, जहां आप ऐसी कोई चीज फील करें, एक असेसमेंट जो है वो किसी प्रोफेशनल से जरूर करा लीजिए। ठीक है मैम। मैं सारे व्यूअर्स को भी ये कहूंगी कि आई होप कि जो इनका टेक होम मैसेज है, वी ऑल नो कि इट्स रियली लाइक रियली इंपॉर्टेंट अर्ली इंटरवेंशन। ये सारे जितने भी आप थेरेपिस्ट से बात कर लें, जिस भी डोमेन के हैं, की पॉइंट यही है कि अर्ली इंटरवेंशन। So I hope every one of you enjoyed this session. Ma'am, thank you so much for joining us. The recording of the session will remain on Facebook, and inshallah we'll have it uploaded on YouTube as well. So thank you so much for joining us, everyone, and Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.